परी का जादुई लिपस्टिक का घर और गाउन। बहुत समय पहले की बात है। वर्षा और वंशिका दोनों अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। वर्षा और वंशिका दोनों ही जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ वंशिका दिखने में बहुत सुंदर और साफ सुथरी थी, वहीं दूसरी तरफ वर्षा दिखने में बहुत काली और बदसूरत थी। लेकिन दोनों बेटियां अपने माता पिता को बहुत प्यारी थी। उनके माता पिता ने उन्हें खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। कभी भी उन दोनों में कोई फर्क नहीं रखा। लेकिन बाहर पड़ोसियों ने और घर के बाहर लोगों ने सभी ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों लड़कियां बहुत अलग थी हर चीज में। जैसे कि वंशिका पढ़ने में बहुत पीछे थी, वहीं वर्षा पढ़ने में बहुत आगे थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ रही होती है। वर्षा और वंशिका क्लास में अलग अलग बैठा करती थी। एक दिन की बात है जब वर्षा वंशिका से कहती है, वंशिका, मेरे पेन की किट स्टडी टेबल पर है गई, क्या तुम मुझे 2 पेन दे दोगी? वैसे तो बड़ा बनती है सबके आगे, 2 पेन मिलाना भूल गई, मैं तुझे एक भी पेन नहीं दूंगी। दोनों बहनों को लड़ता हुआ देखकर पास में बैठे वंशिका के दोस्त कहते हैं, वंशिका, तुम दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो तुम दोनों ऐसी दिखती हो जैसे कि चंदा को ग्रहण लग गया हो। एक इतनी साफ और एक इतनी काली, कहीं से भी तुम दोनों जुड़वा बहनें नहीं लगती। अरे रिचा, ये बात तो बिल्कुल सच है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। तुम दोनों चुप करो और हाँ, तू यहाँ से चली जा, मुझे तेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुझे कुछ भी देना पसंद नहीं करती। अब खड़ी क्या है, यहाँ से चली जा और जाकर अपने किसी दोस्त से पेन मांग ले। अपनी बहन की खरी खोटी बातें सुनकर वर्षा वहाँ से जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और अपनी किसी दोस्त से पेन लेकर अपना काम पूरा कर लेती है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो दोनों बहनें अपने घर पहुँचती है। वंशिका अपनी बहन के साथ 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करती थी। वहीं वर्षा उदास होकर चुपचाप अकेली अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही देखती है कि उसकी बहन वंशिका अपनी माँ से वो सारी शिकायत लगा रही होती है। माँ, आपको वर्षा को समझाना चाहिए कि अपना सामान पूरा लेकर जाया करे। क्लास में ये मेरे पास आकर पेन मांग रही थी और मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। इसकी काली सूरत मेरे हर काम में दरार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसे कैसे कह रही हो वंशिका, तुम दोनों सगी बहनें हो, वो भी जुड़वा। तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि किसी के मजाक उड़ाने पर तुम्हें भी अपनी बहन को डांट फटकार कर भगा देना चाहिए। तुम समझदार बच्ची हो, जो तुम लोगों को बुरा लगे, लेकिन तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत दिक्कत पहुंचाती है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। आगे से मैं तुम्हारे मुँह से उसके लिए कोई भी बुरा शब्द सुन ना लूं, समझी तुम? अपनी माँ की बातें सुनकर वंशिका अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है और इन सब बातों के बीच में उनकी माँ उन्हें बताना भूल जाती है कि शाम को पार्टी में चलना है। और फिर 4 बजे के करीब उनकी माँ उन्हें अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, हमें आज शाम शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना है। तुम्हारे पापा ने मुझे ये बात तुम्हें बताने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ही अपनी बातों में मुझे उलझा लेती हो और मैं सारी चीज भूल जाती हूँ। तुम दोनों शाम को तैयार रहना और चाहो तो अपने लिए एक एक नई ड्रेस भी ले लो। माँ, आप हमारे साथ चलो, हम दोनों ड्रेस लेने चलेंगे, क्योंकि मैं इस काली कलोटी के साथ ड्रेस लेने नहीं जाऊंगी। और वैसे देखा जाए तो इसको ड्रेस लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्रेस इसके ऊपर अच्छी ही नहीं लगेगी। वंशिका, मैं तुम्हें दोपहर में भी समझाई थी कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो और तुम्हें एक साथ ही रहना है। क्या तुम इस तरह से लड़ते लड़ते अपने माता पिता को परेशान करना चाहती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन के साथ बनाकर चलना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। इस दुनिया में 2 ही रंग है, एक काला और एक गोरा, लेकिन सोच हमारी अलग अलग है। माँ, मुझे सभी लोग बहुत चिढ़ाते हैं और बाद में मेरा बहुत मजाक भी बनाते हैं। मैं इसके साथ एक पल रहना भी पसंद नहीं करती, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इसके साथ रहना पड़ता है। और इससे भी बुरी बात कि मेरी ही क्लास में पढ़ती है। मेरा बस चले तो मैं इसे जान छुटा कर भाग जाऊं। देखो, शाम को हमें पार्टी में जाना है, इसलिए दोनों तैयार हो जाओ। अभी हम शॉपिंग करने चलते हैं और तुम दोनों के मुँह से कोई भी आवाज ना सुन लूं। माँ, रहने दो, मैं कुछ और पहन लूंगी, मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना। और फिर आप और वंशिका अपने लिए शॉपिंग करो, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी तो वैसे ही दिखूंगी। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम ले लेना, वरना हम दोनों शॉपिंग कर लेंगे। तीनों माँ बेटियाँ तैयार होकर शॉपिंग पर निकल जाती है।
जैसे ही मार्केट में पहुंचती है तभी वंशिका वर्षा के पास जाकर कुछ कहती है। देख, तुझे सच बताऊं तो तुझे शॉपिंग पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर तू आ ही गई है तो कुछ खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तू तो हर कपड़े में चुड़ैल ही दिखती है। मुझे लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने ऐसे नहीं आएगी। रुको, मैं अभी माँ को बताती हूँ। हाँ, जा जा कह दे जो कहना है, मैं कोई डरती नहीं हूँ। अपनी बहन वंशिका का ये रवैया देखकर वर्षा कुछ नहीं कहती और अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वर्षा जानती थी कि उसकी माँ इन बातों से बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वो अपनी माँ को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी और वो अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर शॉपिंग कर लेती है। और कुछ घंटे बाद वो तीनों माँ बेटियाँ अपने घर आ जाती हैं। शाम को पार्टी में जाने के लिए तीनों तैयार होने लगते हैं और तीनों अपने अपने कमरे में से तैयार होकर बाहर आती हैं। तब तक उनके पिताजी भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं। फिर सभी पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में जाकर देखते हैं कि शर्मा जी के यहाँ बहुत अच्छी रौनक लगी होती है। सभी बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों में वहाँ पर आए होते हैं। हर बार की तरह वर्षा अपने कपड़ों में काली और बदसूरत दिख रही होती है, लेकिन वो अपनी माँ को खुश करने के लिए पार्टी में जाती है। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर सभी पार्टी अटेंड करके अपने अपने घर जा रही होती हैं। तभी वर्षा के पापा अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल कर ला रही होती हैं और अचानक उनके सामने एक बुढ़िया आकर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया वंशिका से कहती है, बेटा, तुम लोग इस पार्टी में से आए हो, क्या तुम मेरे लिए एक प्लेट खाना ला सकती हो? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे लिए 2 रोटी और थोड़े चावल और सब्जी ले आओ तो मैं खुशी से खाकर अपना पेट भर लूंगी। दिखने में तो हट्टी कट्टी हो, मुझे लगता तो नहीं कि तुम इतने दिनों से भूखी होगी। मैं तुम्हारे ड्रामे में फंसने वाली नहीं हूँ। मैं एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं सिर्फ अपाहिज लोगों की मदद करती हूँ और तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे परेशान मत करो। मैं पहले से इस काली कलूटी बहन से दुखी हूँ। बेटा, मैं तुमसे 2 रोटी मांग रही हूँ। तुम अगर मुझे 2 रोटी लाकर दे सकती हो तो मुझे दे दो। बड़ी ढीठ हो, लगता है तुम्हें ऐसे मेरी बात समझ नहीं आएगी। रुको, मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर वंशिका उस बुढ़िया को जबरदस्ती साइड करके वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया कमजोर होने की वजह से गिर जाती है। साथ में खड़ी वर्षा ये सब देख रही होती है और तभी वो तुरंत बुढ़िया को उठाती है और उसके कपड़े साफ करती है और वापस पार्टी में जाकर एक प्लेट खाना लगाकर लाती है और बुढ़िया को देती है। साथ ही कुछ पैसे भी बुढ़िया को पकड़ा देती है। आंटी जी, माफ करना, मेरी बहन बहुत ज्यादा घमंडी है। अब आप उसकी बातें ध्यान में मत रखना और मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। अब आप ये खाना आराम से खाओ और साथ ही कुछ पैसे रख लो, ये आपके काम आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, कुछ बच्चों में नए नए खून की गर्मी होती है। इन्हें तभी अकल आती है जब इनके माता पिता बूढ़े होते हैं। तुम भी तो उसी की साथ की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी सभ्यता है कि तुमने मुझे खाना ला कर दिया, साथ ही कुछ पैसे भी दिए। तुमने मेरी मदद करी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। भगवान ऐसी बच्ची सबको दे। कोई बात नहीं अम्मा, अपना ख्याल रखो। मैं जितना कर सकती थी आपके लिए मैंने उतना कर दिया। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तुम बहुत सीधी हो बेटा, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। इतना कहते ही बुढ़िया अपना वेशभूषा बदलकर उसके सामने प्रकट होती है और वर्षा उसको देखकर घबरा जाती है। आप कौन हो? आप कोई जादूगरनी तो नहीं हो ना? आप मुझे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई हो ना? मैं एक परी हूँ और मैं लोगों की मदद करती हूँ। साथ ही मैं लोगों का मन भी चेक करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हारा मन चेक किया, तुमने मेरी मदद करी, जबकि तुम्हारी बहन ने मुझे बुरा भला कहा, साथ ही मुझे गिरा भी दिया। तुम मुझे बहुत अच्छी लड़की लगी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? तुम्हें पता है मैं एक परी हूँ, तो मैं सब कुछ परख सकती हूँ और मैंने तुम्हारा मन भी परख लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं परी जी, ये तो मेरी असलियत है और मैं इस असलियत के साथ रह लूंगी। लोग भले ही मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बस कभी कभी लोग मुझे उदास कर देते हैं। चलो अब मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलती हूँ, जहाँ जाकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। साथ ही तुम एक बहुत सुंदर लड़की भी बन जाओगी।
इतना कहते ही परी वर्षा का हाथ पकड़ लेती है और चुटकी बजाते ही परी वर्षा के साथ एक बहुत बड़े आसमान के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारी परियां घूम रही होती है। ये सब देखकर वर्षा चौंक जाती है और वर्षा कहती है, परी जी, मुझे इतनी दूर कहाँ पर ले आई हो? मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं इस आसमान में नहीं रहना चाहती। ये देखो वर्षा, आसमान में हमारा अपना घर होता है और यहाँ सारी परियां रहती है। मेरा घर वो सामने एक बड़ी सी लिपस्टिक वाला घर है। तुम उस लिपस्टिक के घर में जाकर खड़ी हो जाओ और वहाँ से कोई भी एक लिपस्टिक उठाकर अपने लिप्स पर लगा लेना। उसके बाद जो होगा वो तुम खुद देखती रह जाओगी। ठीक है परी जी। वर्षा घबराते हुए उस घर में जाती है और वहाँ जाकर इतने बड़े लिपस्टिक के घर में ढेर सारी लिपस्टिक देखकर हैरान हो जाती है और तभी उन लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक उठाकर अपने लिप्स पर लगा लेती है। और जैसे ही वर्षा अपने लिप्स पर वो लिपस्टिक लगाती है, उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। साथ ही उसने जो ड्रेस पहनी होती है, उस ड्रेस में वो खुद को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस सुंदर ड्रेस में भी वर्षा कभी भी इतनी सुंदर नहीं दिखी। लेकिन आज जब वर्षा ने अपने आप को शीशे में देखा तो वो हैरान हो गई और खुद को पहचान न सकी। वर्षा, शीशे में तुम अपने आप को देख रही हो। तुम सच में उतनी ही सुंदर दिख रही हो। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिपस्टिक का घर कोई मामूली लिपस्टिक का घर नहीं है, बल्कि ये परी का जादुई लिपस्टिक का घर है। और अब जब तुम इतनी सुंदर दिखने लगी हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत सुंदर गाउन वर्षा के हाथ में दे देती है और कहती है, ये एक जादुई गाउन है, इसको तुम संभाल कर रखना। तुम्हें मैं यहाँ से सुंदर बनाकर भेज रही हूँ। हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाए, तो तुम इस जादुई गाउन की मदद से अपने दुश्मनों को पहचान सकोगी और उनसे दूरी बनाकर रख सकोगी। साथ ही तुम इस जादुई गाउन से कुछ भी मांग सकती हो। तुम घर बैठे ही तरह तरह के व्यंजन खा सकती हो, अपने लिए जरूरत का कोई भी सामान मंगवा सकती हो। तुमने मेरी बहुत मदद करी और अब मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ये मेरी साइड से एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो, क्योंकि इस दुनिया में लोग तुम्हारा बहुत बार दिल दुखाएंगे और ये जादुई गाउन तुम्हें खुश रखेगा। परी की बातें सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है और वो जादुई गाउन लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। और घर जाकर हर कोई उसे पहचान नहीं पाता और वो अपने माता पिता को एक साथ बिठाकर सारी बातें उन्हें बताती है। परी जी ने मुझे जादुई गाउन भी दिया है। मैं इसकी मदद से जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ और मांग सकती हूँ। ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, ये सब परी की ही देन है। आज परी ना होती तो मैं अपने उस पुराने रूप में दिख रही होती, लेकिन परी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतनी सुंदर लड़की बना दिया। अब दुनिया मुझसे प्यार करेगी, कोई भी मुझे ताने नहीं मारेगा। क्यों मम्मी पापा, मैं सही कह रही हूँ ना? बेटा, तेरे पिताजी और मैं तुझसे बहुत प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए अपने बच्चे हमेशा ही सुंदर होते हैं। चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, बच्चा तो बच्चा होता है। ये सारी बातें सुन रही पास में खड़ी वंशिका मन ही मन उसे गुस्से से देखती है और अपने कमरे में जाकर अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मेरी किस्मत ही क्यों फूटी है कि सब कुछ मुझे मिलता अगर मैं उस बुढ़िया की मदद कर देती तो। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार जादुई गाउन वर्षा अपने साथ लेकर थोड़ी घूमेगी, रखेगी तो घर में ही। मैं उस जादुई गाउन से अपनी हर इच्छा पूरी करवाऊंगी। वंशिका चुपके से वर्षा के कमरे में जाती है और वो गाउन चुराने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी इच्छा पूरी कर सके। तभी जादुई गाउन में से 2 डंडे निकलते हैं और उसकी खूब पिटाई लगाते हैं। वंशिका की चीख से वर्षा उठ जाती है। तभी वर्षा कहती है, तुमने इसको चुराने की कोशिश करी, तभी ये तुम्हारी पिटाई लगा रहा है, क्योंकि ये गाउन किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं आएगा। और मैं जानती हूँ तुमने इसे जरूर कुछ मांगने की इच्छा रखी होगी, और ये कोई मामूली गाउन नहीं है। ये हर इंसान के मन को जानता है और उसको उसी के हिसाब से चीज देता है। तुमने हमेशा अपने मन में लालच रखा और घमंड, इसलिए ये तुम्हारी पिटाई लगा रहा है, जो तुम सच में डिजर्व करती हो।
हे जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करी और हमेशा ही लोगों को बुरा भला कहा। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और अपनी बहन के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहूंगी। ये सब कहते ही जादुई गाउन में से आवाज आती है, तुम्हें कोई नहीं सुधार सका। तुम एक घमंडी लड़की हो और आज तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने का मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें ऐसे ठीक कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम अपनी बहन को प्यार से रखो और मिलजुल कर रहो। अब दोनों बहनें बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। दोनों ही हंसी खुशी हर जगह जाया करती और एक दूसरे से बातें किया करती। साथ ही शॉपिंग पर भी वो दोनों इकट्ठी जाती। ये सब देखकर उनकी माँ बहुत खुश होती है। बहुत समय पहले की बात है, जौनपुर में संगीता अपनी गरीब माँ विमला के साथ रहा करती थी। विमला अपनी बेटी का अकेले ही पालन पोषण करती थी। वो सड़क पर कचौड़ी बेचकर पैसे कमाया करती थी। संगीता सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर लड़कियाँ अच्छे घरानों से आया करती थी और संगीता का मजाक उड़ाया करती थी। साथ ही साथ उसको परेशान भी किया करती थी। सारे बच्चे सुनो, कचौड़ी पूरी खा लो क्योंकि कचौड़ी वाली हाजिर है। हमारे स्कूल में कैंटीन की क्या जरूरत है जब हमारे पास इतनी अच्छी कचौड़ी पूरी बेचने वाली है। मुझे इसकी कचौड़ी पूरी खाने का मन नहीं है। मैं तो अपनी हेल्दी डाइट लूंगी। आई बड़ी कचौड़ी पूरी वाली। और हमेशा संगीता को क्लास की लड़कियां ऐसी ही परेशान किया करती थी। लेकिन इसके बाद क्लास में क्लास टीचर आ जाती है और सभी को हंसता देखकर क्लास टीचर सबकी डांट लगाती है। तुम सभी बच्चे क्लास में पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करते हो और एक संगीता को देखो, वो कितनी होशियार है और साथ ही साथ कितने नंबर के साथ फर्स्ट आई है। तुम लोगों को बस अपने माता पिता के पैसे खराब करने आते हैं। अरे संगीता से सीखना चाहिए कि ऐसे वक्त में भी इतने अच्छे से पढ़ाई करती है और फर्स्ट आती है। क्लास टीचर की सारी बातें सुनकर बच्चे बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आज टीचर की बात तुमने सुनी और टीचर हमें डांट रही थी, तब संगीता कैसे हंस रही थी। मुझे लगता है उसे मजा चखाना चाहिए। इस कचौड़ी वाली से हमें छुटकारा लेना ही पड़ेगा, वरना ये हमें ऐसे ही डांट पड़वाती रहेगी। चलो उसको ढूंढते हैं और उसकी पिटाई लगाते हैं। सारी लड़कियां मिलकर संगीता को ढूंढ लेती है और उसको बहुत मारती है। इतनी मार खाने के बाद संगीता बेहोश हो जाती है। चलो अब मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने आज अपनी इंसल्ट का हिसाब इससे ले लिया। आज के बाद इसको याद रहेगा कि कभी भी हम में से किसी को भी हंसकर नहीं दिखाएगी, और अगर दिखाएगी भी तो इसे आज का दिन याद आ जाएगा। संगीता बेहोशी से उठती है और उठकर चुपचाप अपने घर चली जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सभी बच्चे इस तरह स्कूल आते जाते रहते हैं। एक दिन क्लास की लड़कियां क्लास में अपने महंगे महंगे खिलौने लेकर आती है। कोई गुड्डा लाता है तो कोई गुड़िया, कोई बंदूक लाता है तो कोई तलवार। क्लास की लड़कियां ये सारे खिलौने एक दूसरे को दिखा रही होती हैं, लेकिन संगीता के पास कुछ ना होने के कारण संगीता चुपचाप बैठी रहती है। सभी लड़कियां संगीता के पास आती है और उससे कहती है, कचौड़ी वाली को तो देखो कैसे खाली हाथ बैठी है। अरे इसके पास तो एक सस्ती सी गुड़िया भी नहीं है। तुम्हें पता है ये हमारे वो खिलौने हैं जो हम सिर्फ बाहर लेकर आते हैं। हमारे अच्छे अच्छे खिलौने तो हमारे घर पर ही रखे हैं जो बहुत महंगे हैं और मेरे पापा विदेशों से लाते हैं। तुम किसे बता रही हो जिसे इसकी समझ भी नहीं है। इसने कहाँ इतने महंगे महंगे खिलौने देखे होंगे, और खेलने की बात तो दूर है, इसने तो छुआ भी नहीं होगा। सुनो सभी, मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरे पापा मेरे लिए बाहर से महंगे खिलौने और ड्रेस आदि मंगवाएंगे। तुम्हारे बर्थडे पर हम बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम इस गरीब को अपने यहाँ पर मत बुलाना, वरना ये हमारी बेइज्जती करवा देगी। नहीं नहीं, इसको बुलाने की बहुत जरूरत है क्योंकि वहाँ पर पड़े बर्तन यही तो साफ करेगी। तुम इसको क्यों परेशान कर रही हो? क्यों ना हम इसको अमीर लोगों की पार्टी एंजॉय करने का एक मौका दे, ताकि इसको भी पता चले कि अमीरों के बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होते हैं। तो अब बताओ संगीता, बर्थडे में आना पसंद करोगी? अगर तुम सब मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं जरूर आऊंगी। संगीता का बहुत बड़ा सपना था कि वो बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड करे
और इसी वजह से वो लड़कियों की बातों में आ जाती है और उनके बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। संगीता एक साफ दिल की लड़की थी जिसे उन लड़कियों की बातें समझ न आ सकी कि वो संगीता की बेइज्जती करने के लिए उसे बुला रहे हैं, और इस बात से बेखबर संगीता उनके एक बार कह देने पर उनके बर्थडे में चली जाती है। और जब संगीता बर्थडे पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि सभी बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हुए हैं, लेकिन संगीता अपने साधारण कपड़ों में वहां पर पहुंच जाती है और साथ में वो एक मामूली सा गिफ्ट भी ले जाती है। संगीता को देखकर सभी लड़कियां संगीता के पास आती है। मैंने कहा था ना, ये हमारी बेइज्जती जरूर करवाएगी, और वही हुआ। देखो, ये गरीब मेरे बर्थडे पार्टी में अपने फटे हुए कपड़े पहन कर आ गई। मुझे लगा था कि ये बर्थडे पार्टी में तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन कर आएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल मजबूर है अपनी आदत से। ये कचौड़ी वाली है और ये ऐसे ही कपड़े पहनती है। हमें इसे यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। कपड़े तो खराब है, साथ में गिफ्ट भी लाई होगी, वो भी सस्ता सा गिफ्ट होगा, चाहो तो खोल लो। मुझे इसके गिफ्ट की जरूरत नहीं है। इसका लाया हुआ गिफ्ट तो मेरे घर की नौकरानी को भी पसंद नहीं आएगा, तो मुझे तो बहुत दूर की बात है। इस तरह सभी लड़कियां संगीता का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं, लेकिन संगीता वहां पर अपना एक आंसू नहीं निकालती और चुपचाप खड़ी रहती है। और जैसे ही केक कटिंग होता है तो सभी बच्चों को केक दिया जाता है, और जैसे ही संगीता को केक देने की बारी आती है तभी उनमें से एक लड़की कहती है, ये ले केक खा ले संगीता, तूने ऐसा केक अपनी जिंदगी में कभी भी छुआ भी नहीं होगा। मुझे इसको केक खाते हुए देखना है कि ये कैसे लपक कर केक खाएगी। अब संगीता मजबूर हो जाती है कुछ बोलने पर। वो कहती है, तुम सारी अमीर लड़कियां हमेशा गरीब लड़कियों का मजाक उड़ाती हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तुम सब मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो मैं इस बर्थडे पार्टी में कभी नहीं आती। तुम सब गरीब लोगों से भी बुरे हो, लेकिन तुम सबको मैं अपने बर्थडे पर जरूर बुलाऊंगी। और तुम देख लेना कि गरीबों का दिल कितना अच्छा होता है, और हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। मेरा बर्थडे 1 हफ्ते बाद है, तुम सब जरूर आना। वाह, सभी लड़कियों ने सुना कि संगीता ने क्या कहा, ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि गरीबों के सपने इतने बड़े बड़े कैसे होते हैं, और इसके पास हमें खिलाने के लिए इतने पैसे होंगे भी या नहीं। लेकिन हमारी शर्त है, हमें साफ सुथरा केक खाना है। ये मत करियो कि तू हमें अपने घर बुलाकर सस्ता सा केक खिला दियो। चलो हम भी देख लेंगे गरीबों का बर्थडे कैसे मनाया जाता है। इतनी सारी बातें होने के बाद संगीता अपने घर आ जाती है। आपको पता है, आज मैं अपनी गलती की वजह से उन लड़कियों के बर्थडे में चली गई और उन अमीर लड़कियों ने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया माँ। और उनकी इस हरकत की वजह से मैंने उन्हें अपने बर्थडे पर आने के लिए कहा। अब आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना हम गरीबों का ऐसे ही मजाक होता रहेगा माँ। अरे बेटी, इतनी चिंता क्यों करती है मेरी बेटी? मैं तो तेरे दोस्तों को बहुत अच्छे से कचौड़ी पूरी सब खिलाऊंगी और बहुत अच्छा एक केक भी कटवाऊंगी। मुझे एक पार्टी में कचौड़ी पूरी का स्टॉल लगाने का मौका मिला है। मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवा सकती हूँ। आप बहुत अच्छी हो माँ, आपने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब मैं अमीर लड़कियों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके दिखाऊंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए विमला पार्टी में अपना स्टॉल बहुत अच्छे से लगाती है और सभी लोग स्टॉल को एंजॉय करते हैं। लेकिन पार्टी के बाद मालिक पैसे देने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद विमला रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। मालिक, मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, वरना उसके दोस्त उसे सुना सुना कर पागल कर देंगी। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं अपनी बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? विमला अपनी ये सारी बात कह कहकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है कि तभी रास्ते से गुजर रही एक परी विमला को रोता देखकर उसके पास आती है और कहती है, सुनो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छी माँ हो और साथ में एक अच्छी औरत भी हो, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये जादुई केक, इसकी मदद से तुम जो चाहो वो तुम इससे मांग सकती हो, और इस जादुई केक की मदद से तुम अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो। मैं आपका धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। आपने मेरी बहुत सहायता की और आपके इस जादुई केक की मदद से मैं अपनी बेटी को खुश कर पाऊंगी।
फिर परी वहाँ से चली जाती है। विमला परी का जादुई केक लेकर अपने घर चली जाती है। हे जादुई केक, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी को एक सुंदर परी की तरह तैयार कर दो और मेरा घर एक बड़े से घर में बदल दो, जिसमें खाने के सारे व्यंजन रखे हो, जैसे कि चाउमीन, मोमोज, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा आदि। और तभी संगीता एक परी की तरह तैयार हो जाती है और साथ ही साथ उसका पूरा घर इतने सुंदर घर में बदल जाता है कि दोनों माँ बेटी देखती रह जाती है। साथ ही साथ सारे व्यंजन लाइन से लग जाते हैं। इस तरह शाम को बहुत बड़ी पार्टी होती है और संगीता के सारे दोस्त आते हैं और उसका घर देखते रह जाते हैं। और संगीता का बर्थडे संगीता की सोच से भी ऊपर सेलिब्रेट होता है। क्यों मेरी अमीर दोस्तों, तुम लोगों का मुंह बंद रह गया ना? मेरे इतने बड़े और सुंदर घर में मेरा बर्थडे एंजॉय तो कर रही हो ना? मैंने कहा था ना कि हम गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। और मैं तुम्हें ये सिखाना चाहती हूँ कि कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। इंसान होने के नाते हमें इंसानों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। संगीता अपने दिल की बात कहकर बहुत सेटिस्फाई होती है और अपनी इतनी अच्छी पार्टी देने के बाद संगीता को किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं रहता और साथ ही साथ सभी बहुत एंजॉय करते हैं। और अब संगीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और जब भी संगीता को कुछ चाहिए होता तो वो अपने जादुई केक से कहकर मांग लेती। अब संगीता के पास दुनिया की सारी खुशियाँ होती है और संगीता को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला भी मिल जाता है। और साथ ही साथ संगीता अपनी माँ के लिए जादुई केक की मदद से एक केक की दुकान खुलवा देती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करती है।